नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, अभी दुनिया का पूरा फोकस एक जगह पर है और वो है ईरान इजराइल संघर्ष। लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर स्ट्राइक हो रही है और जवाब में ईरान भी सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा बल्कि अटैक कर रहा है। अरब देशों में अमेरिकी बेस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इस पूरे माहौल में एक चीज़ बहुत साफ दिख रही है कि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ फाइटर जेट्स का खेल नहीं रह गया है। असली खेल मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसके प्रोपल्शन सिस्टम का है। अब इसी टाइम पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो ऊपर से देखने पर छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस इकोसिस्टम के नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। भारत ने अपने स्वदेशी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए माणिक नाम का जो स्मॉल टर्बोफैन इंजन बनाया है, उसकी पहली खेप अब टेस्टिंग के लिए सौंप दी गई है। ये टेस्टिंग का काम ब्रह्मोस एरोस्पेस की यूनिट बीएटीएल और डीआरडीओ के जीटीआरई को सौंपा गया है। अब यहाँ समझने वाली चीज ये है कि असली ब्रेक थ्रू क्या है। अभी तक भारत अपनी क्रूज मिसाइल, खासकर निर्भय क्रूज मिसाइल के लिए रूस के इंजन पर निर्भर था, खासतौर पर एनपीओ सैटर्न के इंजन पर। यानी मिसाइल हमारी होती थी लेकिन उसका इंजन, जो किसी भी मिसाइल सिस्टम का दिल होता है, वो बाहर से आता था। और युद्ध के समय ये डिपेंडेंसी बहुत बड़ा रिस्क होती है। अगर सप्लाई चेन रुक गई या राजनीतिक दबाव आ गया तो आपकी पूरी स्ट्रेटजी अटक सकती है। अब माणिक इंजन के आने का मतलब है कि भारत धीरे धीरे उस डिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है। ये वही चीज है जिसे डिफेंस लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। और अगर आप इसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं है। अमेरिका, चीन, रूस, तीनों देश क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिक्स अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये साफ हो गया है कि सैंक्शन और सप्लाई चेन डिस्रप्शन किसी भी देश को कमजोर कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा टेक्निकल साइड देखें तो ये माणिक इंजन एक छोटा टर्बोफैन इंजन है जो लगभग 4.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसका वजन करीब 100 किलो है, यानी इसे लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइलों में आसानी से फिट किया जा सकता है, जैसे कि निर्भय क्रूज मिसाइल। यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके लिए इस टर्बोफैन इंजन को डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल लगभग 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है और जमीन के बेहद करीब उड़ते हुए भी दुश्मन के रडार से बच निकलती है। इसका इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइल में भी किया जा सकता है। हालांकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, लेकिन इसके फ्यूचर वेरिएंट्स में अलग अलग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है, खासकर लंबी दूरी और ज्यादा एफिशिएंसी के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे टर्बोफैन इंजन से ही पावर मिलती है। ये जमीन, समुद्र और पनडुब्बी तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है और हजारों किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। इस इंजन में फैडेक्स सिस्टम यूज होता है जो अब तक के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक है और पूरी तरह डिजिटल कंट्रोल देता है, जैसे फ्यूल कितना जाएगा, थ्रस्ट कितना होगा, इंजन की हालत कैसी है, सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर होता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, मिड एयर स्टार्ट कैपेबिलिटी। मिड एयर स्टार्ट कैपेबिलिटी का मतलब है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद उसका टर्बोफैन इंजन हवा में जाकर स्टार्ट होता है, न कि लॉन्च के तुरंत बाद। आसान भाषा में समझे तो पहले मिसाइल को बूस्टर या इनिशियल थ्रस्ट से एक तय स्पीड और ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, फिर असली क्रूज इंजन हवा में चालू होता है और वही आगे की टारगेट तक की लंबी उड़ान को संभालता है। इसका सबसे बड़ा फायदा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि मिसाइल अलग अलग प्लेटफॉर्म से आसानी से लॉन्च हो सकती है। दूसरा फायदा सर्वाइबिलिटी है, क्योंकि शुरुआती फेज में इंजन ऑफ रहने से किसी भी रडार के लिए मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जहां एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत एडवांस हो चुके हैं, वहां ऐसी कैपेबिलिटी मिसाइल को ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और इफेक्टिव बना देती है। यही तकनीक अमेरिका की टॉम हॉक और रूस की कालिब्र जैसी क्रूज मिसाइलों में भी देखने को मिलती है। ये टेक्नोलॉजी बहुत रेयर और हाई एंड मानी जाती है। अब तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस के पास थी, लेकिन अब भारत के पास भी है। अब सवाल ये आता है कि इस पूरी डेवलपमेंट का टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने एक चीज क्लियरली दिखा दी है कि मिसाइल्स आर द न्यू फ्रंट लाइन वेपन्स। फाइटर जेट्स की अपनी जगह है, लेकिन रियल डैमेज लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल्स ही कर रही है। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो भारत ने लगातार मिसाइल इकोसिस्टम पर फोकस बढ़ाया है। ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। अग्नि सीरीज ने स्ट्रेटेजिक डिफरेंस को मजबूत किया है और अब जब प्रोपल्शन सिस्टम भी पूरी तरह इंडिजीनियस हो रहा है तो ये इकोसिस्टम कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। अब इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट समझते हैं। पहला, भारत अब एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा एग्रेसिवली उतर सकता है, क्योंकि जब आपकी टेक्नोलॉजी खुद की होती है तो आप उसे बेचने में ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। ब्रह्मोस पहले से कई देशों को ऑफर किया जा रहा है और फ्यूचर में इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल भी एक्सपोर्ट हो सकती है। दूसरा, ये चीन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है। चीन ने पहले अपने मिसाइल और ड्रोन इकोसिस्टम में काफ़ी बढ़त बना ली है। भारत अगर इस रेस में पीछे रह जाता है तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिगाड़ सकता था, लेकिन अब ये साफ है कि भारत गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है।
तीसरा, ये डिटरेंस फैक्टर को बढ़ाता है। डिटरेंस का मतलब ये नहीं कि आप युद्ध करें, बल्कि ये कि सामने वाला युद्ध करने से पहले 10 बार सोचे। जब आपके पास रिलायबल, एक्यूरेट और इंडिजीनियस मिसाइल्स होते हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल भी है, वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी। अभी जिस कंपनी को ये इंजन बनाने के लिए दिया गया है वो साल में केवल 12 इंजन ही बनाने में सक्षम है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि भारत को इसके 3,000 से ज़्यादा यूनिट्स की ज़रूरत है। इसलिए सरकार ने इसे देखते हुए इसके एक्सपेंशन के लिए केरल में 180 एकड़ ज़मीन एलोकेट कर दी है। यानी आने वाले समय में प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि युद्ध के समय आपको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी चाहिए होता है।